टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एरर एनालिसिस। चलो, एरर एनालिसिस को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक और द लेमन लैंग्वेज ऑफ और लेमन मीनिंग ऑफ व्हाट एरर इज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं एक लेंथ है जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 2.5 मीटर और 10 अलग अलग लोग इस वैल्यू को मेजर कर रहे हैं एंड आई एम गेटिंग वैल्यूज लाइक 2.31, 2.32, 2.29 एंड सो ऑन, राइट। ये सभी वैल्यूज एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, लेकिन क्या ये वैल्यूज इस ट्रू वैल्यू के आसपास लाई कर रही हैं? सो द आंसर इज नो। देखो, whenever the measured values are very close to each other, then such a measurement is called a precise measurement. A precise measurement is not always an accurate one. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 10 लोगों ने एक वैल्यू बताई है तो वो सही ही हो। आप सभी लोग देखते हैं, अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वंस यू नो आप एग्जाम हॉल के बाहर आते हो और आपस में आंसर डिस्कस करते हो, सब लोग बोलते हैं अरे यार मेरा तो 10 आया, मेरा तो 9 आया, सबका मोर और लेस वही 9-10 के बीच में आता है। एंड देन देयर इज वन स्टूडेंट हु सेज कि यार मेरा तो आंसर 18 आया। तो यू गाइस से, अरे यार जब सबका 9-10 आ रहा है तो तुम्हारा 18 कैसे आ गया? तुम्हारा तो गलत है। बट हो सकता है वो आंसर सही हो और आप सबका वैल्यू गलत हो, राइट। अगर किसी ऑब्जर्वेशन में सारी रीडिंग्स बहुत पास पास आ रही हैं, बहुत क्लोज आ रही हैं, तो वो सभी रीडिंग्स हमारी प्रिसाइज रीडिंग्स होती हैं। ऐसे मेजरमेंट को हम प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। जब ये मेजरमेंट मेरी एक्यूरेट वैल्यू के बहुत पास आ जाता है तब हम इसको एक्यूरेट मेजरमेंट कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। इस डिफरेंस को हम इस डायग्राम से समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इस डायग्राम में जो आपको येलो वाला सर्कल दिख रहा है, दिस वन, दिस सर्कल इज फॉर करेक्ट वैल्यू। अभी 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। पहले वाले में देखो, चारों ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे के पास भी हैं और ट्रू वैल्यू के पास भी हैं। तो ऐसे मेजरमेंट को मैं एक्यूरेट भी बोलूंगा और प्रिसाइज भी बोलूंगा। दूसरा मेजरमेंट देखो, देखो 4 वैल्यूज हैं, चारों एक दूसरे के आसपास तो नहीं है, लेकिन चारों क्लोज हैं किसके? ट्रू वैल्यू के। तो ऐसे मेजरमेंट को मैं बोलूंगा एक्यूरेट मेजरमेंट बट नॉट प्रिसाइज। अब थर्ड मेजरमेंट देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब वैल्यूज आसपास तो हैं, लेकिन कोई भी वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास नहीं है। तो ना तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट हुआ, लेकिन ये प्रिसाइज हुआ। समझिएगा, ये मेजरमेंट प्रिसाइज तो है क्योंकि वैल्यूज आसपास हैं। आप सभी का आंसर 9-10 आ रहा है, बट सही आंसर तो 18 है। सो दिस मेजरमेंट इज नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। एंड देन कम्स द लास्ट वन। चारों वैल्यूज एक दूसरे से बहुत अलग हैं और ओवरऑल चारों वैल्यूज ट्रू वैल्यू से भी दूर हैं। तो ऐसा मेजरमेंट ना तो प्रिसाइज हुआ ना तो एक्यूरेट हुआ, राइट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब भी कोई मेजरमेंट करो तो आपको ट्रू वैल्यू ही मिले। तो सर क्वेश्चन ये है कि एरर कब आता है? देखो, मान लो आपका ट्रू वैल्यू है पुराने वाले एग्जांपल में 2.5 और आपने जो खूब सारे मेजरमेंट लिए उनका मीन वैल्यू आ गया 2.3। तो एरर बच्चों कितना हुआ? एरर हुआ ट्रू वैल्यू में से आपने जो एवरेज निकाला, दैट मीन 0.2, ये आपकी एरर वैल्यू है। तो हम एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एरर इज द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस आया है, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट योर एरर। इज दैट वेरी 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 क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एरर तो है, बट किन रीजंस की वजह से एरर आ सकती है? तो एरर के रीजंस को समझने के लिए बच्चों हमें टाइप्स ऑफ एरर समझना पड़ेगा। अब अलग अलग बुक्स में टाइप्स ऑफ एरर्स अलग अलग लिखे हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग आप एरर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहला है ग्रॉस एरर, दूसरा है सिस्टमैटिक एरर एंड द थर्ड वन इज द रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर एंड एनवायरमेंटल एरर। अब ये सभी एरर्स मैं आपको क्विकली एक बार ओवरव्यू दे देता हूं ताकि जब न्यूमेरिकल करो तो आपके कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस एरर की। देखो बच्चों, ग्रॉस एरर इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक। कभी कभी हम रीडिंग लेने में गलती कर देते हैं, दैट इज ग्रॉस एरर। या हो सकता है हमने एक्सपेरिमेंट में सेटिंग बनाने में दिक्कत कर दी हो। भाई हो सकता है आई वॉज नॉट एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई द नल पॉइंट। अभी आप देखोगे क्लास 12 में पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, हो सकता है हम नल पॉइंट ठीक से ना निकाल पाए हो। तो अगर ये सारे रीजंस आ रहे हैं तो ये सभी रीजंस की वजह से जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर किसी मैथमेटिकल मिस्टेक की वजह से नहीं आई है, ये ह्यूमन प्रॉब्लम की वजह से आई है, या एडजस्टमेंट जो हमने कर रखे हैं, सेटिंग्स जो हमने कर रखी हैं एक्सपेरिमेंट की, उनकी वजह से आई हैं। तो हम इनको मैथमेटिकली दूर नहीं कर सकते, हम केवल इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, हम इनको खत्म नहीं कर सकते। तो सर व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड टू मिनिमाइज दिस? सीधा सा फंडा है, अगर आप बहुत ज्यादा रीडिंग्स ले लो और उनका मीन ले लो तो आपका एरर मिनिमाइज हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सा रूल है जो आप हमेशा से लैब में करते आ रहे हो। हमेशा आपके टीचर आपसे कहते हैं टेक मोर देन 3 रीडिंग्स और मिनिमम टेक 3 रीडिंग्स एंड टेक द एवरेज। सो दिस इज द मेथड थ्रू विच यू कैन मिनिमाइज ग्रॉस एरर। सेकेंड है आपकी सिस्टमैटिक एरर। अब देखो कभी कभी फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी पढ़ोगे अबाउट वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज। अगर वर्नियर कैलिपर में 0 एरर है फॉर एग्जाम्पल, या हमने उसका लीस्ट काउंट गड़बड़ कर दिया है बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, आपका स्केल का लीस्ट काउंट गड़बड़ हो गया है। अब अगर इंस्ट्रूमेंट में ही लीस्ट काउंट गड़बड़ है तो आप कितना भी रीडिंग उससे लो, वो एरर तो रिपीटेडली आएगी हर ऑब्जर्वेशन में। भाई जो चीज 5 होनी चाहिए वो आपके इंस्ट्रूमेंट ने ही 4.9 कर रखी है, तो आप चाहे कितने भी रीडिंग्स ले लो वो 5 वाला फैक्टर तो हमेशा 4.9 ही आपको दिखाई देगा। तो ऐसे एरर्स को हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं बच्चों, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर एरर पॉजिटिव आ रही है तो हम उसको पॉजिटिव एरर बोलते हैं, अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव बोलते हैं। ये हम देख चुके हैं 0 एरर क्लास 9th में, वर्नियर में भी देखा है हमने और स्क्रू गेज में भी देखा है। आई गेस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, वरना चैनल में ही, इसी चैनल पर आपको दिख जाएंगे वर्नियर और स्क्रू गेज के भी सेशंस, आप उसको देखो, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव 0 एरर समझ में आ जाएगी, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर एरर इंस्ट्रूमेंट में ही इनहेरेंट है तो मैं कितना भी मेजरमेंट कर लूं वो इक्वली सब में आ जाएगी। सो दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब सिस्टमैटिक एरर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है इन्वायरमेंटल एरर। कभी कभी हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप का इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से एरर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और टेम्परेचर चेंज हो गया। अब मुझे तो मालूम है सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बदल गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, राइट। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो एरर आ रहे हैं दैट ऑल्सो अकाउंट फॉर सिस्टमैटिक एरर। सेकेंड इज ऑब्जर्वेशनल एरर्स, मैं मेजर करने में बार बार गलती कर रहा हूं, दैट इज ऑब्जर्वेशनल एरर। थर्ड इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, नाउ दैट एरर ऑल्सो अकाउंट्स फॉर सिस्टमैटिक एरर, राइट। तो 3 पार्ट्स में हमारी सिस्टमैटिक एरर है। वी हैव डन व्हाट इज ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक में हमें इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशन और एनवायरमेंटल एरर समझ में आ गई। नाउ द लास्ट वन इज माय रैंडम एरर। अब रैंडम एरर जैसा कि नाम ही बता रहा है, इनका कॉज अननोन है, ये रैंडम है। दे विल ऑटोमेटिकली कम इन योर experiment, they will automatically come in your reading and they are highly unpredictable. आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कैसे आ रही हैं, but yes they randomly occur. Again the method to or the way to minimize them is to take a large number of readings and take their arithmetic mean. हम बहुत सारी रीडिंग्स लेके अगर उनका अरिथमेटिक मीन ले लेंगे तो हमारा रैंडम एरर कम हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करूं तो बेसिकली आपको क्लास 11th में ये 4 एरर निकालनी है जिनके न्यूमेरिकल्स आप पे आएंगे
और हम वो न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व भी करेंगे। पहला है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, relative error and percentage error. So we'll be separately analyzing every error. पहला है आपका absolute error. This is the simplest error, जो आपकी ट्रू वैल्यू है, यानी कि जो आपकी करेक्ट वैल्यू है, जो रीडिंग आनी चाहिए एक्चुअली में, उसमें से जो रीडिंग आपने निकाली है उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट एब्सोल्यूट एरर. इट्स वेरी वेरी इजी. बट द प्रॉब्लम इन द न्यूमेरिकल्स इज आपको रीडिंग दिया जाता है और आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछता है. ट्रू वैल्यू वो डायरेक्टली नहीं देते. तो बच्चों ट्रू वैल्यू इज ऑफन कॉल्ड द मीन वैल्यू. मैंने अभी आपको बताया किसी भी रीडिंग का ट्रू वैल्यू निकालने के लिए खूब सारा रीडिंग निकाल के उसका मीन ले लो. तो हम ऐसे मीन ले सकते हैं. जो मीन वैल्यू हमारी आएगी दैट विल बी माई ट्रू वैल्यू. उसमें से हम अपनी मेजर्ड वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे. राइट? इज दैट क्लियर? तो बच्चों एक बात बताओ, एब्सोल्यूट एरर मुझे हर वैल्यू के लिए निकालनी पड़ेगी. मान लो मैंने 5 मेजरमेंट लिए, पांचों मेजरमेंट का मैंने मीन ले लिया तो मुझे ट्रू वैल्यू मिल गई. अब हर ऑब्जर्वेशन के लिए एब्सोल्यूट एरर अलग अलग आएगी. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. राइट? अब इन सभी एरर्स का ये जो मैंने आपको अभी समझाया ये उसी का मैथमेटिकल फॉर्म है. देखिए मैंने मीन वैल्यू निकाल ली. अब पहली एब्सोल्यूट एरर कैसे आई? मीन वैल्यू से मैंने पहली रीडिंग निकाली, सब्सट्रैक्ट की. दूसरी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कैसे आई? मीन वैल्यू से मैंने दूसरी रीडिंग को सब्सट्रैक्ट किया एंड सो ऑन. अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की. मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब हुआ ये जितनी भी मेरी रीडिंग्स आई हैं ये वाली, मीन को ऑब्जर्व्ड वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करने के बाद इन सभी का मॉड लेके, ध्यान रखिएगा मॉड्यूलस लेते हैं. दैट मींस पॉजिटिव वैल्यू. भाई ये वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है. मान लो मेरा मीन वैल्यू आया 1.45, एक बार मेरा ऑब्जर्व वैल्यू है 1.51. राइट? तो 1.51 से मैं जब 1.45 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को 0.06 मिलेगा, है ना? इज दैट क्लियर? इतना ही सॉरी इट विल बी माइनस 0 प्लस 0.06, इतना ही मिलेगा. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरे को 1.51 से 1.54 सब्सट्रैक्ट करना पड़े तो ये माइनस 0.03 आ जाएगा. तो एब्सोल्यूट एरर मेरी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है. लेकिन जब मैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही लूंगा. मतलब नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव बना दूंगा. सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब ये नहीं है कि मैं नेगेटिव नेग्लेक्ट कर दूंगा. क्लियरली रीड दिस पॉइंट. While calculating the mean absolute error, we have to take the values of absolute error with positive signs only, irrespective of whatever sign they are having. चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेके उनका मीन निकाल देना है एंड दैट विल बी माई मीन एब्सोल्यूट एरर. अब मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आ गई है, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई है. जब मैं मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू, ध्यान रखिएगा दिस इज मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, जब मैं मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करूंगा तब मुझे रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर मिलेगी. और इसी को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे बच्चों परसेंटेज एरर मिलेगी. तो चारों एरर समझ में आ गई. मीन एरर में कुछ नहीं करना है, मीन वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है. मीन एब्सोल्यूट एरर सारे ऑब्जर्वेशंस ऐड कर देने हैं, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है. फिर फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो परसेंटेज एरर आ जानी है. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो भी वैल्यू हम मेजर करते हैं दैट वैल्यू इज बेसिकली द मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर. अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. चलिए, द क्वेश्चन सेज इन द सक्सेसिव एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास टर्न्ड आउट टू बी दिस. यू हैव टू फाइंड द मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आपको ए मीन निकालना है या ए ट्रू वैल्यू निकालनी है. तो ए मीन कैसे निकालूंगा? इन सभी वैल्यूज का
एवरेज ले लूं 1.54 प्लस 1.45 प्लस 1.53 प्लस 1.56 प्लस 1.44 प्लस 1.54 और ये कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 राइट। मैं आपको सीधे वैल्यू बता देता हूं 1.51 आएगी सॉल्व करने के बाद। तो ये आ गई बच्चों मेरी मीन वैल्यू राइट या मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड मुझे निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालनी पड़ेगी एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर तो हर रीडिंग के लिए निकलेगी, तो मुझे क्या करना है मीन वैल्यू में से हर रीडिंग को सब्सट्रैक्ट करना है। 1.51 minus 1.45 I will get 1.51 minus 1.53 1.51 minus 1.56 1.51 minus 1.44 1.51 minus 1.54। अब देखो इसमें कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। जैसे ये आएगा -0.03 राइट, ये आएगा +0.06 राइट, ये आएगा -0.02, ये आएगा -0.05, ये आएगा +0.07, ये आएगा -0.03। अब इन सभी का जब मैं मॉड लेकर मीन निकालूंगा दैट मीन्स 0.03। अब देखिए मेरे पास सीधे सीधे ऐड करना है, इन सभी वैल्यूज को सीधे सीधे ऐड कर देना। आई डोंट हैव टू सी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सीधे विद वैल्यूज आई हैव टू ऐड। मैं सीधे आपको आंसर बताता हूं। और ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, आई हैव गॉट 6 ऑब्जर्वेशंस राइट। इन सभी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट 0.04, I'll get 0.04। तो मेरी मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी 0.04। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों, फ्रैक्शनल एरर के लिए मुझे अपनी मीन एब्सोल्यूट एरर जो मैंने निकाली है इसको डिवाइड करना पड़ेगा मीन वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू है मेरी 1.51। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.03 आएगा। अगर फ्रैक्शनल एरर इतना है तो परसेंटेज एरर कितना आ गया, माय परसेंटेज एरर विल बी, इसी को मुझे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आई विल गेट 3%। अब लास्ट पार्ट देखो, आई हैव टू एक्सप्रेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद एरर लिमिट। तो देखिए मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मेरी मीन वैल्यू कितनी है 1.51 प्लस माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज 0.04। तो दिस विल बी माय आंसर। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। अब इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। अब एक क्वेश्चन हम आपके साथ करेंगे, यहां पर मैंने डायरेक्टली आपसे आंसर शेयर किए हैं, यहां पर ये इनकॉर्पोरेट नहीं किया, मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया, बट आप सब लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ के आए हो तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ आंसर देना है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, आपको कुछ रीडिंग्स दी हुई हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मीन वैल्यू निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर के साथ समझाता हूं। मीन वैल्यू आ गई 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 and you have to divide it with 1 2 3 4 5। you have taken 5 observations right। इन सभी को ऐड करोगे तो you will get 13.12 divided by 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 2s are 10 right, 5 6s are 30, 5 2s are 10, 2 5 4s are 20। this is what you get। बट आप खुद देखो सारे जितने भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं सब में 2 डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस तक है ओनली, तो आपका आंसर भी तो डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस तक आना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू राउंड इट ऑफ। आपको 4 को राउंड ऑफ करना है, और अगर आपको 4 को राउंड ऑफ करना है तो यू हैव टू यूज द राउंडिंग ऑफ टेक्निक्स।
राउंडिंग ऑफ टेक्निक कहती है अगर 5 से कम वैल्यू है तो मेरा वैल्यू सीधे सीधे हट जाता है, तो माई मीन विल बी 2.62। अगर आपने बच्चों 4 को राउंड ऑफ करने में इसको 3 कर दिया तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। और पुराने क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में अब आपके पास आंसर्स हैं, ठीक है ना, इसको फिर से करिए सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। देखिए मैंने आपको 1.51 बता तो दिया, बट क्या राउंड ऑफ करने के बाद इतना आ भी रहा है? और मुझे बताइए कमेंट में। चलिए, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब मुझे सारी रीडिंग्स में से सारी रीडिंग्स को मीन से घटाना है, यानी कि 2.62 को मुझे 2.63 से घटाना है, 2.62 को मेरे को 2.56 से घटाना है, 2.62 को मेरे को 2.42 से घटाना है, फिर 2.62 को मुझे 2.71 से घटाना है, फिर 2.62 को मुझे 2.80 से घटाना है। एंड लेट्स सी व्हाट वैल्यूज वी गेट। सबसे पहले मेरे को मिलेगा -0.01, राइट। फिर मेरे को मिलेगा प्लस का 2.56, राइट। फिर मेरे को मिलेगा प्लस का 0.20, राइट। फिर मेरे को मिलेगा माइनस का 0.09 और फिर मेरे को मिलेगा माइनस का 0.18, राइट। तो अब मैंने एब्सोल्यूट एरर सभी रीडिंग्स की निकाल ली। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर, अब मुझे सभी रीडिंग्स को पॉजिटिव साइन के साथ ही लेना है। दैट मीन्स 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने सभी रीडिंग्स प्लस साइन के साथ ही ली हैं, राइट। ध्यान रखिएगा, इसको ऐड करोगे यू विल गेट 0.54 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज 0.108 सेकेंड्स। अगेन, क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? नहीं सर, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डेसिमल के बाद तो 2 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, और अगर मुझे 8 को राउंड ऑफ करना है तो राउंडिंग ऑफ रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में इससे पहले लिखे हुए हैं, प्रीवियस डिजिट विल इंक्रीज बाई 1। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कितनी आ जाएगी? दैट विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर divided by the mean value, that is 2.62। is that very very clear to all of you? ऐसे अपने को करना है। this will be 0.0419। अगेन केवल 2 पॉइंट लेने हैं, इसको राउंड ऑफ करना है, तो मेरा आंसर आएगा 0.04, या परसेंटेज में अगर आप पूछो तो 4%, राइट। आई गेस आपको लॉजिक क्लियर है। देखिए, एरर का क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट व्हेन यू गेट दिस इन एमसीक्यू और अगर सब्जेक्टिव में भी मिलता है तो बच्चों को कंफ्यूजन यहां पर होता है जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर भी इनकॉर्पोरेट करनी होती है। तो प्लीज, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इस सेशन में नहीं ले रहा हूं, ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चंस कर पाएं। एंड इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर विद फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स। एंड देयर इज अ सजेशन, एरर एनालिसिस करने से पहले बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे से आना चाहिए। तो अगर अभी तक आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आ रहा है तो फटाफट से लेक्चर को देखो, सिग्निफिकेंट क्लास। देखिए, जब कभी भी हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तब एरर भी मल्टीप्लाई होती है। यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब हुआ, मान लीजिए मैं 2 क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं, तो पहले मेजरमेंट में भी कुछ एरर आ सकती है, दूसरे मेजरमेंट में भी कुछ एरर आ सकती है। और अगर मैं आपसे बोलूं दैट यू हैव टू फाइंड द एडिशन, तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ऐड करने पर एरर का क्या हुआ या मल्टीप्लाई करने पर एरर का क्या हुआ? तो यही सब कॉन्सेप्ट्स और यही सब क्वेश्चंस हम आज के सेशन में करने वाले हैं। चलिए, वेरी फर्स्ट थिंग, जब कभी भी हम 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं बच्चों,
तो एरर भी डायरेक्टली ऐड हो जाती है। सिंपल फंडा। अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो भी एरर डायरेक्टली ऐड होगी। दैट मींस चाहे ऐड करूं चाहे सब्सट्रैक्ट करूं, एरर इज डायरेक्टली गोइंग टू बी एडेड। इसको ऐसे समझते हैं, मैंने ये दो क्वांटिटीज ले ली, x जिसको मैंने लिखा 3 प्लस माइनस 0.2, y जिसको मैंने लिखा 2 प्लस माइनस 0.3। अब ये क्वांटिटीज हम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूं। ये ट्रू वैल्यू है, ये एरर है। मतलब x में हम मैक्सिमम 0.2 को नापने में एरर कर सकते हैं। मतलब x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, मैं x को या तो 3.2 ले सकता हूं या मैं 2.8, इसी के बीच में ही मेरी सारी एरर रहेगी। और इसके साथ या तो मैं 2.3 पे जा सकता हूं बच्चों, या 1.7 पे जा सकता हूं, इसके ही बीच में सारी एरर रहेगी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी ऑलवेज कैलकुलेट मैक्सिमम एरर। हम किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी क्वेश्चन में जो एरर निकालते हैं वो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है। ठीक है, उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती उसको मेजर करने में, ये लॉजिक होता है। उससे कम हो सकती है। देखो मैं 3.2 से 2.8 के बीच में कुछ भी मेजर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं x प्लस वाई परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं 0.5 से ज्यादा की एरर नहीं कर सकता। ये मैंने कैसे निकाला, मैंने दोनों एरर्स को ऐड कर दिया। या अगर मैं x माइनस वाई परफॉर्म कर रहा हूं तो भी मैं 0.5 से ज्यादा की एरर नहीं कर सकता। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इससे ज्यादा की एरर नहीं आएगी, नो मैटर व्हाट, राइट? तो अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं सीधे सीधे उनकी एरर्स को ऐड कर सकता हूं टू फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द एरर, राइट? चलो, अब अगर मैं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी मेरी एरर ऐड हो जाती है। अगर मैं दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहा हूं तो भी मेरी एरर ऐड हो जाती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इस पर 100% न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपके स्कूल में भी आएंगे, और अभी हम आपको जेई और नीट के भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और सीधे सिंपल फंडे पर बेस्ड होते हैं। एरर कैसी भी हो मेरे को ऐड करनी है टू फाइंड द फाइनल एरर। अब इसको समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, बट बिफोर दैट एक बार पावर वाला सिस्टम भी देख लेते हैं। अगर मेरी फिजिकल क्वांटिटी इज z इज इक्वल टू a टू द पावर n, तो जैसे लॉग ऑपरेट करता था बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करना है। मेरे को n को बाहर कर देना है और ये एज इट इज लॉग के साथ आएगा। अब बच्चों अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने डेल्टा z अपॉन z कैसे लिखा है तो प्लीज वॉच द प्रीवियस सेशन, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टर्म दिखाया हुआ है, अगर मुझे इसकी एरर निकालनी है तो देखिए a और b आपस में मल्टीप्लाई हैं तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन a के ऊपर भी एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा। a b के साथ c डिवाइड में है, लेकिन डिवीजन में भी तो हम एरर को ऐड ही करते हैं, लेकिन c के ऊपर भी एक्सपोनेंट है तो वो एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा। अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है a b c और d के मेजरमेंट में एरर। इसका मतलब है आपको डेल्टा a अपॉन a दिया हुआ है इनटू 100। क्यों 100? क्योंकि मुझे यहां पर परसेंटेज दिख रहा है, लास्ट क्लास में बता चुका हूं। डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 ये भी मुझे दिया हुआ है 2। डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 ये भी मुझे दिया है 3। एंड डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 ये मुझे दिया है 1। मुझे निकालनी है s में एरर, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। डेल्टा s अपॉन s इंटू 100 कितना आ जाएगा? अभी मैंने आपको लॉजिक बताया, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस देखिए c और d दोनों डिवाइड में है तो दोनों ऐड होंगे, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, लेकिन d के साथ पावर भी है कितनी 1/2, तो 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। कितना वैल्यू आएगा?
2 into 4 plus 3 into 2 plus 3 plus 1 by 2. So this is 8 plus 6 plus 3 plus 0.5. Is that very clear? ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है. You will get 17.5%. So this will be the value of the error. अच्छा, एरर के क्वेश्चंस में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी बच्चों ध्यान रखना पड़ता है. अभी क्वेश्चंस में करेंगे. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन है. लेट मी जस्ट करेक्ट इट. यहां पर इट्स 2. और अभी आप देखोगे कि क्वेश्चन कितना इजी है. वेरी इजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. सिंपल पुराने वाले क्वेश्चंस की तरह है. ए, बी और सी में आपको एरर दिया हुआ है इंडिविजुअली एंड यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज. देखो इसको कैसे लिख सकते हैं. ट्वाइस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, राइट, प्लस 2/3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100. देखिए कितना इजी क्वेश्चन है. वेरी इजी. सारी वैल्यूज अपने को पुट कर देनी है. 2 टाइम्स ऑफ ए इज 2 प्लस 2/3 टाइम्स बी इज 1.5 प्लस 1/2 सी इज 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी इट इज 2.5. सबको सॉल्व कर लोगे यू विल बी गेटिंग 14.5%. तो इट्स वेरी इजी. इट्स वेरी इजी. टू इंटू 1.5 is 3. 3/3 is 1. This is 2 plus 7.5. 7 plus 7.5. You will get 14.5. ठीक है ना. तो इतना ही इजी होता है. सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. अगेन जेई का क्वेश्चन है बट बहुत इजी है. यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. क्यूब है, तीनों साइड दी हुई हैं. रिलेटिव एरर दी हुई है आपको मास में और लेंथ में. तो बच्चों क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? एल क्यूब. तो डेंसिटी क्यूब की कितनी हो जाएगी? मास अपॉन एल क्यूब. तो बच्चों डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 कितना हो जाएगा? इट विल बी डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 3 times of delta L upon L into 100. You just have to put the values. It is 1.5 plus this is 3 times of delta L, that is 1. So this is going to be 4.5%. कितना इजी क्वेश्चन है अगर आपका बेसिक लॉजिक क्लियर है. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. नाउ थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को. देखिए अब की बार आपको डायरेक्टली रिलेटिव एरर नहीं दी है. आपको मास दिया हुआ है. मास का वैल्यू दिया हुआ है 39.3 ग्राम्स. ठीक है ना. लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 5.12 सेंटीमीटर. ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर और आपको थिकनेस दी हुई है 0.37 सेंटीमीटर. ये वैल्यूज बच्चों आपको दी हुई है. क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर. राइट, किसमें? डेंसिटी में. तो डेंसिटी होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम. ये हो सकता है मास अपॉन एल इंटू बी इंटू एच. तो जरा ध्यान से देखो, डेल रो अपॉन रो इंटू 100 ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, राइट, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100. सीधे मुझे ये वैल्यूज रखनी है. बट द प्रॉब्लम इज मुझे डेल्टा एम तो दिया नहीं. तो अब जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 कितना आएगा बच्चों? देखो डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक अनसर्टेनिटी है. तो 0.1 अपॉन 39.3 इंटू 100. ऐसे लॉजिक बनाना है. ठीक है.
व्हाट इज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100? देखो डेसिमल के बाद दो वैल्यूज हैं तो 0.01, डेसिमल के बाद जीरो लगाना शुरू करते हैं और लास्ट डिजिट पे 1 रख देते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, इंटू 100। ऐसे ही डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 विल बी 0.01 डिवाइडेड बाई 2.56 इंटू 100। ऐसे ही डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 विल बी 0.01 डिवाइडेड बाई 0.37 इंटू 100। आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। आप लेक्चर को पॉज करो और सारी वैल्यूज कैलकुलेट करो। मैं आपको वैल्यूज कैलकुलेट करके बता देता हूं कितना आ रहा है। L will be 0.195, this will be like 0.390, this will be 2.7027। जब आप सबको ऐड कर लोगे तो यू विल गेट डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 एज 3.5415। बट आप मुझे बताओ, आपको आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट द आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपका आंसर आएगा 3.54%। देखिए बच्चों, जब एमसीक्यूज में एरर का क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा गलती होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा, एरर से पहले आपको सिग्निफिकेंट फिगर आना ही चाहिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इजी सा है। द लेंथ एंड ब्रेथ, आपको लेंथ दी हुई है दैट इज 5.7 प्लस माइनस 0.1। आपको ब्रेथ दी हुई है 3.4 प्लस माइनस 0.2, और आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इट्स वेरी वेरी इजी। देखिए, what is the value of delta L upon L? Delta L upon L is 0.1 upon 5.7. What is the value of delta B upon B? The value of delta B upon B is 0.2 into 3.4। ठीक। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, डेल्टा A upon A is equal to डेल्टा L upon L प्लस डेल्टा B upon B। यही होगा। क्यों होगा ऐसा सर? क्योंकि A होता है L into B, और जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एरर्स ऐड हो जाती हैं। बट यहां पर a आपकी ट्रू वैल्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको a निकालना पड़ेगा। अगर एरर नहीं है तो a कितना है बच्चों? 5.7 इंटू 3.4। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 19.38। बट जरा ध्यान से देखिए, यहां पर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहां पर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा 19.00 या 19 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपने 19.38 लिख दिया तो इट विल बी रॉन्ग। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब आपने कुछ नहीं करना है, डेल्टा ए का वैल्यू हो गया a टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। What is the value of A? A का वैल्यू आपने निकाला है 19। What is delta L upon L? Delta L upon L is 0.1 upon 5.7। What is delta B upon B? Delta B upon B is 0.2 upon 3.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो you will get 1.48। ये वैल्यू आपको मिलेगी। बट आपको आंसर लिखना है दो सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1.5 में, एंड योर फाइनल आंसर विल बी 19 प्लस माइनस 1.5%। ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर अभी भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर में प्रॉब्लम है तो लेक्चर को पॉज करो, एंड करो, यहीं पर वापस जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेक्चर देखो एंड देन रिटर्न बैक। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जेईई मेंस का है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। मैं आपको हिंट दे देता हूं, डेंसिटी आपको निकालनी है और आपको कोई भी आंसर परसेंटेज में नहीं दिया। दैट मींस डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू आपको निकालनी है, और मास और लेंथ यानी कि डेल्टा एम अपॉन एम
प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल, ये होगा इसका सोल्यूशन. जस्ट पुट द वैल्यूज, सॉल्व इट एंड लेट मी नो इफ यू गेट द आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. चलो, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन. एक बार फिर मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप क्लास 11th के लर्नर हो फिजिक्स के, this is the right channel for you. And on our app we have a foundation course running as well, जहां पर हम क्लास 11th का सिलेबस भी कवर कर रहे हैं एंड जेई नीट का सिलेबस भी कवर कर रहे हैं. यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द ऐप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जस्ट डाउनलोड द ऐप. कुछ फ्री वीडियोस हैं, उनको चेक करो. आई एम श्योर यू विल फाइंड इट सुपर इंटरेस्टिंग. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्री कंटेंट ओनली, just subscribe the channel, you will get free content, right? Chalo, let's catch up very soon in the next session. Till then, stay healthy and stay safe. Thank you.